हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की वर्कशीट। कौन से सब्जेक्ट की? सामाजिक विज्ञान की, है ना। ये देखिए फरवरी माह लिखा हुआ है इधर, हिंदी माध्यम, जैसा कि आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। हमारे पास वर्कशीट अवेलेबल नहीं हो रही थी तो हमने उसको लिख लिया है। तो देखिए क्या है प्रश्न, सारी आपके सामाजिक विज्ञान का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन निक्षेपण से कौन कौन सी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, यानी कि जो बालू वाला क्षेत्र होता है, मरुस्थल क्षेत्र, उनसे क्या क्या बनता है। तो देखिए ये हमारा आंसर है। पवन निक्षेपण से बालू के टीले, बरखान और लोयस स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। यही बालू के टीले बनते हैं, बरखान, लोयस, ये अलग अलग आकृतियां हैं। ये किससे बनती है? पवन निक्षेपण से बनती है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अपनाई जाने वाली विधियों के बारे में लिखिए। मृदा संरक्षण यानी कि मिट्टी जो बह जाती है उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो देखिए कृषि में पट्टीदार विधियां अपनाई जाती है जिससे मिट्टी कम से कम बहे। पेड़ लगाए जाते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा, क्योंकि पहाड़ पर पानी जब गिरेगा तो मिट्टी बह कर नीचे आ जाएगी, तो सीढ़ीदार खेत बनाते हैं ताकि मिट्टी कम से कम बहे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। आपकी जो वर्कशीट है उसमें 3 फोटो है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में ये दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि राजा राम मोहन राय भारतीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्हें भारत के सुधार आंदोलनों का जनक भी कहा जाता है। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उनका सबसे खास जो योगदान है वो क्या है? सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कानून भी बनवा लिया कि सती प्रथा देश में अब नहीं होगी, ठीक है, जो कि समाज में कुरीति थी। अब उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, तो देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। लास्ट में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा के प्रचार एवं स्वराज्य की बात करने वाले पहले भारतीय कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे लिखा है, इनका प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ बता दिया है। आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ठीक है, अब तीसरा फोटो जो है, मतलब उनमें से कोई सा भी एक स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी अपने गुरु के नाम पे। ठीक है, इस मिशन ने बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं एवं महामारियों के समय समाज में अनेक राहत कार्य किए और एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं को खोलने का कार्य किया। राष्ट्रीयता की भावनाओं को बढ़ाया। ठीक है, आध्यात्म की ओर लेकर गए, बहुत सारे कार्य किए रामकृष्ण मिशन ने। और रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर इस मिशन की स्थापना करी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन लिखिए। तो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक नीति लागू करी। देश में क्या किया उन्होंने? तो 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति में अनेक परिवर्तन किए गए। भारतीय संसाधनों के पूर्ण दोहन एवं शोषण की नई प्रवृत्ति को अपनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने आयात कर समाप्त कर दिया। ठीक है, फलस्वरूप अनेक विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित हो गई और भारत के उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। भारतीय उद्योगों का शोषण होने लगा। कुल मिलाकर भारतीय उद्योग को चौपट करने के लिए नई आर्थिक नीति किसने बनाई? ब्रिटिश सरकार ने बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किन कारणों से लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो देखिए लॉर्ड रिपन 1880 में भारत का जो गवर्नर बना, उसने क्या किया कि भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उसने कहा कि भारत में रहने का अधिकार, यानी कि भारत में हमारे रहने का अधिकार इस तर्क पर आधारित है कि भारत में हमारा शासन भारतीयों के हित में हो या हित करो। उसने स्थानीय स्वशासन की योजना निर्धारित की और भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव डाली। वो 1831 में मैसूर के स्वर्गवासी राजा के दत्तक पुत्र को पुनः मैसूर का शासन सौंपकर उदारता का परिचय दिया। ठीक है,
तो लॉर्ड रिपन चाहते थे कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हीं का ही शासन रहे, ठीक है, और उन्होंने समय से पहले ही अपना त्यागपत्र भी दे दिया था। आगे देखते हैं। अब आपको चित्र दिया है आपकी वर्कशीट में, दो प्रकार के चित्र हैं, एक में ये उद्योग जैसा है और एक में हाथ से लोग काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है। एक में ऐसा लग रहा है जैसे कि मशीनों का प्रयोग हो रहा है, तो उन्हीं के आधार पर आपको अंतर बताना है। तो अंतर ये है, देखिए चित्र 1 में किस प्रकार का, चित्र 2 में किस प्रकार का। तो इन उद्योग का कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, तो भूगर्भ यानी धरती के अंदर से, और दूसरे वाले में वनों से। कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो लोहा तांबा, और इधर चटाई, झाड़ू, बीड़ी, टोकरी, ठीक है। अधिकांश काम मशीनों से होते हैं या हाथों से, तो इसमें तो मशीनों से होते हैं और दूसरे वाले में हाथों से होते हैं, ठीक है। आप चित्र देखोगे तो आपको ये बातें सारी समझ में आएगी। अगला है उद्योग का प्रकार क्या है, तो ये वृहद बड़े उद्योग है, ये क्या है, कुटीर उद्योग है, ठीक है। अब कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, तो खाद्य तेल उद्योग, चाय काफी उद्योग, कपड़ा रेशम उद्योग, शक्कर व गन्ना उद्योग, ठीक है। ये सब कृषि पर डिपेंड उद्योग है, ये सारे के सारे, है ना। अब अगला प्रश्न इसी में है, लघु व कुटीर उद्योगों की सूची बनाइए तथा आपके आसपास चलने वाले किसी एक उद्योग की कार्य पद्धति के बारे में पता करिए। पहली बात तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग क्या होते हैं, तो लघु उद्योग यही चॉकलेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन, तेल, इनका निर्माण, ये जो है ये सब लघु उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग में ही पापड़ है, टिफिन है, चटाई है, टोकरी है, झाड़ू है, ये कुटीर उद्योग है। अब इसमें पूछा हमारे पड़ोस में भैया, तो हम बता रहे हैं हमारे पड़ोस में पापड़ संचालित है, पापड़ कुटीर उद्योग, जो कि एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा माल को तैयार करके स्थानीय दुकानों बाजारों में बेचा जाता है, ठीक है। तो पापड़ उद्योग का हमने वर्णन कर दिया। अब अगला प्रश्न क्या है, दिए गए चित्र को पहचान कर स्थलाकृति का नाम लिखिए। देखो आपको एक चित्र है, ये पहाड़ बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे, और ये पानी गिर रहा है नीचे। अगर मैं ब्रश को इसमें से दिखा दूं, ये इस तरह से पानी गिर रहा है और ये पहाड़ है, ठीक है। ये थोड़ा, हाँ ये पहाड़ है, पानी गिर रहा है, मतलब कुल मिला के जलप्रपात है। तो हमने कह दिया कि भाई जलप्रपात है। मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थलाकृति आपके समीप कहाँ स्थित है, भेड़ाघाट में स्थित जलप्रपात जबलपुर के पास, ठीक है, नर्मदा नदी का। ऐसी स्थल आकृतियों का निर्माण क्यों होता है, तो क्यों होता है, जब नदी इतनी ऊपर से गिरेगी चट्टान पे, तो इस प्रकार के जलप्रपात का निर्माण तो होगा ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पहला प्रश्न, गांधी जी के समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो क्या क्या किया था, दलित एवं हरिजन की सेवा करी, ठीक है। अस्पृश्यता निवारण के लिए देश भर में आंदोलन, मतलब छुआछूत जिसको हम बोलते हैं, छुआछूत को गांधी जी ने समाप्त करने की कोशिश करी। विभिन्न धर्मों के भी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इस विषय में उन्होंने कार्य किया, ठीक है। शांति काल में रक्षा सेनाएं क्या क्या कार्य करती है, जब शांति काल में जब युद्ध नहीं हो रहा है तब सेना क्या करेगी, तो क्या करेगी, अगर कहीं बाढ़ आ रही है, भूकंप है, अन्य प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, दुर्घटना हो गई कोई सी बड़ी, तो वहाँ राहत कार्य सामग्री कौन पहुँचाती है, सेना पहुँचाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जन जागृति हेतु किए गए कार्य क्या क्या है। गणेश उत्सव प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी सप्ताह मनाना प्रारंभ किया, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र के थे, आप समझ सकते हैं। केसरी समाचार पत्र के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। इनका एक ग्रंथ भी एक गीता रहस्य जो इन्होंने लिखा था जेल में, ठीक है। आगे देखते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ, भारत और चीन के बीच में हुआ था। पंचशील के नियम कौन कौन से, तो कौन कौन से नियम है देखते हैं। देखिए, दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये कुछ पॉइंट है जो पंचशील के सिद्धांत कहे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। आपकी दृष्टि से गुट निरपेक्षता का सही अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो हिस्सों में बंट गया, एक अमेरिका तरफ और दूसरा जो है सोवियत संघ यानी कि वर्तमान का रूस। तो कुछ देश अमेरिका की तरफ हो गए और कुछ देश रूस की तरफ हो गए। तो भारत के सामने ये प्रश्न था कि वो किसकी तरफ रहेगा, वो कौन से गुट में शामिल होगा। तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। तो यही होती है गुट निरपेक्षता। तो देखिए,
विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति एवं राष्ट्र हित के अनुसार सही व न्याय का साथ देना ही क्या होता है, गुट निरपेक्षता। मतलब आप किसी भी गुट में शामिल नहीं है, ना तो अमेरिका के गुट में ना ही रूस के गुट में, आप स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से अपने देश का सम्मान रखते हुए आपको कार्य करना है। ठीक है, अगला है ऊपर दिए गए समाज सुधारकों को पहचान कर उनके द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्य लिखिए। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि यहीं समाप्त हो गया आपका गुट निरपेक्षता के बाद कोई सा प्रश्न नहीं बचा है। इसके बाद एक जरूर है और वो क्या, मानचित्र है। तो ये है वो मानचित्र, क्या प्रोजेक्ट कार्य के दिए गए ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट विक्टोरिया मरुभूमि, तस्मान सागर, पापुआ न्यू गिनी देश, मरेवा डार्लिंग नदी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कुक जल संधि, डाउस घास के मैदान, काल गुरली। ये सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ है। ये मैंने आपको एक चित्र बता दिया है, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर इसमें कोई सा बच भी जाए तो ये मैंने एक और मैं आपको दे रहा हूँ मानचित्र, सारे आप ढूंढ लेंगे। ये देखिए आप, डाउस के मैदान दिख गया आपको, डार्लिंग नदी, मरे नदी है ना, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, ये आधे तो इसमें पापुआ न्यू गिनी ये मिल गए, बहुत सारे इसमें मिल गए, बच गए जो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके सारे इसमें हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।